वो एक फ्रेंच विद्वान गार्सा दे पांसी ने किया है। सबसे पहले उन्होंने कोशिश की है कि हिंदी के कवियों के बारे में कुछ लिखा जाए, साहित्यकारों के बारे में कुछ लिखा जाए। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में ही लिखा है, इस्तवार दे ला लिटेरेटर इंडोई हिंदुस्तानी। इन्होंने कुछ वैज्ञानिकता को या सुव्यवस्था को लेकर के लेखन की परंपरा की शुरुआत की है। इससे पहले कुछ एक साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित संपूर्णता उसके अंदर नहीं है, सुव्यवस्था उसके अंदर नहीं है, लेकिन भक्तिकालीन कवियों के बारे में कुछ एक संग्रह उन्होंने इकट्ठा किया है। जैसे 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला इत्यादि रचनाएं हैं, कालिदास हजारा इत्यादि रचनाएं हैं। उनके अंदर सिर्फ भक्तिकालीन कवियों को ही समाहित किया गया है। जो अन्य जैसे अन्य समाज से जुड़े हुए कवि हैं, उन साहित्यकारों को या उन कवियों को स्थान नहीं दिया है। तो इनको सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही कह सकते हैं या धार्मिक कवियों का ही एक संग्रह कह सकते हैं। जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन वास्तव में शुरुआत हुआ है, वो गार्सा दे पांसी ने किया था। तो इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को परिभाषित कीजिए कि कैसे परंपरा की शुरुआत हुई है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है, यानी परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन आधुनिक काल में इसका परिवर्तन 19वीं शताब्दी में हुआ। आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी से ही ज्यादा कुछ सुधार के साथ शुरुआत हुई है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में साहित्य इतिहास लेखन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया और प्राचीन रचनाओं को आधार बनाकर एक सुव्यवस्थित इतिहास लिखने की कोशिश की गई। 19वीं शताब्दी से पूर्व भी कुछ कवियों और लेखकों ने इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें हमें हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी कुछ विवरण प्राप्त होते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे 4 भागों में क्यों बांटा गया है? जैसे मान लो कोई भी काम होता है, उस काम को हम यूं करते हैं कि करते जाएं, तो वो काम आसानी से सिमटता नहीं है। जैसे मान लो आपको कोई किताब पढ़नी है, तो आपने एक सिस्टम ये बना लिया है कि आज मुझे 10 पेज पढ़नी है, अगले दिन फिर मुझे 10 पेज पढ़नी है, अगले दिन फिर मुझे 10 पेज पढ़नी है। यदि आप इस प्रकार से सुव्यवस्थित करोगे तो उस किताब को पढ़ना आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार से अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। पहला काल आरंभिक काल, इसको आदिकाल भी कह सकते हैं। मध्यकाल, मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल 2 भागों में बांटा गया है। जो पूर्व मध्यकाल है वो है भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल है वो है रीति काल, विकास काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल, हाँ बोलिए। मेरे पास स्टूडेंट वाली किताब है ये। आप समझने की कोशिश करो, किताब चाहे कोई भी हो। आरंभिक काल है। आरंभिक काल यानी आरंभिक काल में सिर्फ कवियों को ही इकट्ठा करने का काम किया जा रहा था। वो चाहे भक्ति से परिपूर्ण हो, भक्ति से परिपूर्ण रचनाएं रच रहे हो, चाहे कैसी भी रचनाएं हो, ज्यादातर है वो भक्तिकालीन कवियों को इनके अंदर इकट्ठा किया गया है। इस काल में हम उन ग्रंथों को समाविष्ट कर सकते हैं जिसमें हिंदी के विभिन्न कवियों तथा उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें हमें विभिन्न कवियों के बारे में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। लेकिन इनमें प्राय किसी धर्म अथवा संप्रदाय विशेष की भावना से प्रेरित होकर ही कवियों का निर्देश दिया गया है। मान लो ये है, वैसे कवियों को संग्रहित किया गया है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ भक्तिकालीन कवियों को, जो संप्रदाय विशेष से संबंधित है, उन्हीं कवियों को इकट्ठा किया गया है। जैसे समाज से जुड़े हुए या समाज के बारे में सोचने वाले कवियों को इसके अंदर समाहित नहीं किया है। तो सभी के बारे में नहीं सोचने वाले कवि नहीं है, तो इसको हम वास्तव में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं मान सकते हैं। इसी संदर्भ में काव्य ध्रुव, रसचंद्रोदय, दिग्विजय भूषण तथा सुंदरी तिलक आदि रचनाओं के नाम भी गिनवाए जा सकते हैं। भले ही इन ग्रंथों में इतिहास संबंधी अधिक सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई,
लेकिन ये हिंदी साहित्य लेखन में पर्याप्त सहायक हो सकती हैं। परंतु हमें यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि इन रचनाओं के कालक्रम, सन संवत, विषय वस्तु आदि का कोई व्यवस्थित विवेचन नहीं किया गया है। यानी एक इसमें यह भी कमी है कि कालक्रम के अनुसार कवियों को नहीं इकट्ठा किया गया है। मान लो कोई किसी का जन्म मान लो सन 1905 में हुआ है, तो उसके साथ ही 1990 वाले 90 में जिसका जन्म हुआ है उसको उसके साथ इकट्ठा कर दिया है। यानी कालक्रम के अनुसार यदि बांटा हुआ होता तो पहले मान लो सन 1900 से लेके 1910 तक के कवियों को इकट्ठा कर लेते, फिर 1911 से 1920 वाले कवियों को इकट्ठा कर लेते, तो एक सुव्यवस्था बनी रहती उसमें, साहित्य को लेकिन नष्ट कर देता था। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ी कमी रही है, बहुत बड़ी बाधा रही है। कुछ ऐसी ही रचनाएं हैं जो आज भी राज पुस्तकालयों या निजी पुस्तकालयों में दबी पड़ी हैं, या फिर ऐसे रख लेते थे कि जो रचनाएं रची गई है वो राजा है वो अपने अधीन जो पुस्तकालय था उसके अंदर जमा करके रख लेता था। यदि वो रचनाएं समाज के अन्य लोगों तक नहीं पहुंच रही है, समाज के लोग उन रचनाओं का फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो उस साहित्य का क्या मतलब। और वैसे आपको पता है साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज के अंदर जो भी घटनाक्रम घटित होता है वो साहित्य के माध्यम से ही हमें देखने को मिलता है। तो जो निम्न वर्ग था, जो राजाओं के अलावा जो वर्ग था, जो प्रजा थी, वो प्रजा उस साहित्य से अछूत रह गई थी, उस साहित्य के बारे में वो पढ़ ही नहीं पाई है। तो ऐसी साहित्य का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है ना। अतः यह आवश्यक है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए उपयोगी सामग्री की न केवल खोज की जाए बल्कि उसका वैज्ञानिक विवेचन भी किया जाए। ऊपर जिन ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, ऊपर मान लो जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, काव्यलीदास हजारा इत्यादि ग्रंथों का जो जिक्र किया गया है, ये केवल भक्त कवियों से संबंधित है, जो भक्ति से परिपूर्ण रचनाएं रचते थे उनके बारे में ही है। अतः ये ग्रंथ साहित्य इतिहास की परिधि में नहीं आ सकते। भक्त कवियों की प्राय यह प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने निजी जीवन की बहुत कम सूचना दी है। यही कारण है कि इन ग्रंथों को हम केवल बाह्य साक्ष्य के रूप में ही स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा मध्यकाल, गार्सा दे तांसी, यही है जो फ्रेंच विद्वान जिसने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को शुरुआत करने का बीड़ा उठाया है। और इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया है। इस्तवार दहला लितेतर इंदुई हिंदुस्तानी नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। लेकिन इसके अंदर भी एक कमी है, इसने कुल 738 कवियों को अपने ग्रंथ में समाहित किया है, लेकिन उन 738 कवियों में सिर्फ 72 कवि ही इन्होंने हिंदी के लिए है। इसके अलावा यानी 738 में से 72 माइनस करके जितने भी कवि बचते हैं वो सारे उर्दू के थे। तो मान लो काम तो शुरू किया है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का, उसके अंदर डाल दिए हैं उर्दू वाले कवि, तो ये साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी का ना लग करके ज्यादा तो उर्दू का लगेगा, क्योंकि ज्यादा संख्या में उर्दू वाले कवि दिए हुए हैं ना, तो इसकी एक ये कमी भी रही है। लेकिन विशेषता इसकी ये रही है कि विदेशी होते हुए भी हिंदी के कवियों के बारे में ये इतनी रुचि ले रहा है या किसी भी काम को करने की शुरुआत कर रहा है, तो तब ये महत्वपूर्ण बन जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आरंभिक युग के बाद मध्यकाल की चर्चा की जा सकती है। इस संदर्भ में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन करने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दे तांसी को दे सकते हैं। गार्सा दे तांसी फ्रेंच भाषा के विद्वान होते हुए भी एशियाई भाषाओं को अच्छी प्रकार से जानते थे। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दे ला लितेतर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की। इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। इसमें उन्होंने हिंदी तथा उर्दू के 738 कवियों का वर्ण क्रमानुसार यानी वर्णमाला में जैसे पहले ग आता है ख ग, ऐसे मान लो कबीरदास है, भक्ति काल का कवि है, लेकिन पहले जो वर्णन कर रहा है तो क वालों का करेंगे, फिर ख वालों की सीरीज आएगी, चाहे वो किसी भी काल का, चाहे आधुनिक काल का ही क्यों ना हो, पहले क वर्ण का ही वो विवरण देंगे, उसके बाद ख वालों का नंबर आएगा। मान लो कोई किसी का नाम च से शुरू हो रहा है, तो जिस है जो आदिकाल का, लेकिन उसका वर्णन तो
4-5 के बाद ही आएगा, 4-5 वर्णों के बाद जैसे ही शुरुआत होगी च वालों की, उसके साथ उसका वर्णन आएगा। तो इन्होंने 738 कवियों का वर्ण क्रमानुसार परिचय दिया है। इसमें हिंदी के केवल 72 कवि है। सन 1871 ईस्वी में इसका तृतीय संस्करण प्रकाशित हुआ। इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन गारसा दे तांसी के इस ग्रंथ में अनेक कमियां हैं। पहली बात तो यह है कि लेखक ने उर्दू भाषा को भी हिंदी में मिला लिया है, जिससे ग्रंथ का कलेवर बहुत अधिक बढ़ गया है। जैसे सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाले कवियों का यदि वर्णन करते, यानी सिर्फ 72 कवियों का वर्णन करते, तो इनकी जो पुस्तक है, इनका जो ग्रंथ है इस्तवार दलाल तेतर इंदोई हिंदुस्तानी, वो बहुत सीमित रह जाता। तो इन्होंने अपने ग्रंथ को बड़ा करने के लिए ही उर्दू वाले कवियों को लिया है, चाहे वो हिंदी में गिने ही ना जा रहे हो, लेकिन अपनी किताब को बड़ा करने के लिए इन्होंने ये फायदा उठाया है कि उर्दू वालों को भी मिश्रण कर लिया है। ग्रंथ के आरंभ में जो 24 पृष्ठों की भूमिका लिखी गई है, केवल उसी में हिंदी भाषा और उसके साहित्य पर विचार किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन नहीं किया गया है और न ही इसमें साहित्यिक विशेषताओं का परिचय दिया गया है। इन सब कमियों के बावजूद हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि गारसा दे तांसी का यह ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ होने के कारण महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब कोई शुरुआत करने वाला है, तब जाकर के इसके ग्रंथ को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं। एक तो उन्होंने फ्रांस में बैठे बैठे इस ग्रंथ की रचना की, दूसरा उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का श्री गणेश किया। आज इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने गारसा दे तांसी का मूल्यांकन करते हुए लिखा भी है, वस्तुत किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्राय उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से भी जाना जाता है। यह बात तांसी के प्रथम प्रयास पर भी लागू होती है। यानी इन्होंने जो पहला प्रयास किया है वो ज्यादा मायने रखता है, उसका ज्यादा महत्व है। दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज नाम से, और इन्होंने 998 कवियों को इस ग्रंथ के अंदर संकलित किया है। उनके जीवन चरित्र और उनके रचना काल और उनकी कविताओं की विशेषताओं को भी इसके अंदर समाहित किया है। शिव सिंह सेंगर सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की और गारसा दे तांसी द्वारा प्रारंभ की गई साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में 998 कवियों के जीवन चरित्र, उनके रचनाकाल तथा उनकी कविताओं के कुछ उदाहरण दिए हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आदि इतिहास लेखकों में शिव सिंह सरोज को कोई विशेष महत्व प्रदान नहीं किया गया, लेकिन हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि परवर्ती साहित्यकार आज भी साहित्य इतिहास लेखन में इस ग्रंथ की सहायता लेते हैं। कहने का मतलब इसमें 998 जो कवियों का वर्णन किया गया है, इसके बाद आने वाले यानी परवर्ती, इसके बाद आने वाले जितने भी साहित्य इतिहासकार हैं, वो इन रचनाओं से कुछ आवश्यक सामग्री अवश्य खोजते हैं, इनकी सहायता अवश्य लेते हैं। अगला इतिहास ग्रंथ लिखा है सर जॉर्ज गेर्सन ने। ये अंग्रेजी विद्वान थे और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से। और इन्होंने काल कर्मानुसार पहली बार काल कर्मानुसार साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को शुरू किया है। जैसे पहले लिखने वाले कवियों को पहले स्थान दिया है, बाद में आने वाले कवियों को बाद में स्थान दिया है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता कह सकते हैं हम। सर जॉर्ज गेर्सन शिव सिंह सेंगर के पश्चात सर जॉर्ज गेर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। यानी यह एक पत्रिका के विशेष अंक के रूप में प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर गेर्सन ने साहित्य इतिहास लेखन में एक नवीन परंपरा का श्री गणेश किया और पहली बार कवियों, लेखकों आदि का काल कर्मानुसार वर्गीकरण किया। यही नहीं, इस ग्रंथ में कवियों द्वारा रचित रचनाओं की प्रवृत्तियों का भी विवरण दिया गया है। प्रवृत्ति यानी विशेषताएं,
उन कवियों ने किन किन विशेषताओं से परिपूर्ण साहित्य रचा है या उनके साहित्य में क्या क्या विशेषताएं आई है, उनको भी स्थान दिया है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। सर जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम पर प्रकाश डालते हुए चारण काव्य, धार्मिक काव्य, दरबारी काव्य आदि की चर्चा की है। यही नहीं, उन्होंने 16वीं-17वीं शताब्दी के हिंदी काव्य को स्वर्ण युग की भी संज्ञा दी है। स्वर्ण युग क्यों कहा है? जो भक्ति काल में रचित रचनाएं हैं वो समाज के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी, जैसे बहुमूल्य धातु सोना बहुमूल्य होता है, उसी प्रकार से उस काल की जो रचनाएं हैं वो इतनी मूल्यवान थी कि समाज के लोगों को वो सही मार्ग पर लेकर के जा रही थी। तो उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग ही कह दिया है। इस संदर्भ में जॉर्ज गियर्सन लिखते भी है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूं। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूं। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं न तो अरबी फारसी के भारतीय कवियों का उल्लेख कर रहा हूं और न ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने इन अंतिम को उर्दू वालों को अपने विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसा दत्तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। जैसे हमने पढ़ा है इससे पहले, गारसा दत्तासी ने 738 कवियों का विवरण दिया है और उसके अंदर सिर्फ 72 कवि है वो हिंदी के, बाकी जितने भी बचते हैं वो सारे उर्दू के थे। तो सर जॉर्ज गियर्सन ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैं उर्दू वाले कवियों के बारे में तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब, जिसके बारे में पहले लिखा जा चुका है तो उसको बार बार क्या रिपीट करना। तो मैं इनको तो जानबूझ करके बहिष्कृत कर रहा हूं, अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ से बाहर निकाल रहा हूं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि सर जॉर्ज गियर्सन ऐसे प्रथम लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर लिखने का प्रयास किया। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से डॉक्टर किशोरी लाल ने किया। उल्लेखनीय बात यह है कि इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत तथा उर्दू की रचनाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है। कहने का मतलब सिर्फ हिंदी कवियों को ही इन्होंने स्थान दिया है, वास्तव में हिंदी वालों के बारे में ही लिखा है। तो ये हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है। मध्यकाल में हम दो अन्य विदेशी विद्वानों का भी उल्लेख करना चाहेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने का प्रयास किया। इसमें प्रथम है एडविन ग्रिप, जिसके ग्रंथ का नाम है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। उधर फ्रांस के तेन नामक लेखक ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक पुस्तक लिखी। इन दोनों ग्रंथों में भी हिंदी साहित्य को काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। उधर पंडित महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी काव्य संग्रह 1833 ईस्वी तथा राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता कौमुदी 1910 रचनाएं भी उपलब्ध होती है। पुनः बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ लिखा, लेकिन इस ग्रंथ का पहला भाग तो केवल भाषा विज्ञान से संबंधित है। यानी उनके बाद और साहित्य इतिहासकार प्रभावित होकर के लिखने लगे हैं, जिनके नाम हमने पढ़े हैं। इसके बाद आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है और इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि इन्होंने 5000 कवियों का विवरण दिया है। यानी इससे पहले तो कम कम कवियों का विवरण दिया है, तो इनकी एक ये विशेषता है कि 5000 संख्या में ज्यादा हो गए हैं, तो ज्यादा कवियों को इन्होंने संकलित किया है, तो ये और थोड़ा उन पर भारी पड़ गया है। इस क्रम के अन्य विद्वान हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की। यह 4 भागों में विभक्त है तथा इसके पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चतुर्थ भाग सन 1934 में। मिश्र बंधुओं ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि वे एक सुव्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ प्रस्तुत कर सके। इसमें कुल 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है और पूरे ग्रंथ को 8 से अधिक भागों में बांट दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे समर्थ लेखक ने भी कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए इसी पुस्तक की सहायता ली है। अनेक नवीन कवियों को प्रकाश में लाने का श्रेय मिश्र बंधुओं को ही जाता है। यानी मिश्र बंधुओं ने 5000 कवियों का विवरण दिया है, तो इसके बाद जितने भी साहित्य इतिहास लेखक हुए हैं उन्होंने इस ग्रंथ की सहायता ज्यादा ली है, क्योंकि मिश्र बंधु ने
ज्यादा नए कवियों का, यानी आधुनिक काल के कवियों को भी अपने इतिहास ग्रंथ में समाहित कर लिया है, तो आगे आने वाले जितने भी साहित्य इतिहास ग्रंथकार हुए हैं उन्होंने इसकी सहायता ली है। तो ये अभी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गया है। अगली क्लास का टाइम नहीं हुआ क्या आपका अभी? नो मैम। नहीं लगेगी मैम। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मैम कई बार क्लास एक साथ लग क्या हुआ? जाती है जी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अभी लेफ्ट हो जाओ, आगे बाकी कल पढ़ेंगे।